नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी राजस्थान पर। पेपर लीक का जाल। जी हाँ, राजस्थान में पिछले कुछ सालों में हुई REET, SI और अन्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का जालौर तक फैल गया है। जालौर से पेपर लीक का बड़ा कनेक्शन सामने आने के बाद जिले के दौरे पर पहुंचे राजस्थान ATS और SOG के ADG VK सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस मामले में अभी भी 500 से 1000 लोग ऐसे हैं जो कभी भी जेल जा सकते हैं। स्पष्ट कर दिया गया है कि गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है, नए नाम सामने आ रहे हैं। SI और अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक करेक्शन की गहराई से जांच की जा रही है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। SOG चीफ ने साफ किया है कि पेपर लीक नेटवर्क की जड़ें गहरी हैं और कई नामों का खुलासा होना है भी इसमें बाकी है। इस मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। राजस्थान सरकार के निर्देश पर जांच एजेंसियां इस पूरे गिरोह को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही हैं। गिरफ्तार लोगों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है और ये क्रम लगातार जारी है। 2 साल पहले सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में पटवारी घमाराम खिलेरी को गिरफ्तार किया गया था। जालौर के मालवाड़ा के रहने वाला और सांचौर का पटवारी घमाराम खिलेरी 2012-13 की पटवारी भर्ती परीक्षा में पास होने के बाद नकल गिरोह के जरिए 150 लोगों को नौकरी लगवा चुका था, जिसे 2 साल पहले ही गिरफ्तार किया गया। नकल गैंग ने SI भर्ती परीक्षा 2021 में भी कई लोगों की नौकरियां लगवाई हैं और इसी के बाद ये पूरा मुद्दा बड़ा सियासी जोर भी पकड़ा। उधर जालौर सांचौर की गैंग के कई सदस्य, कई अभ्यर्थी, कई डमी कैंडिडेट SOG की रडार पर हैं, जिनका जिक्र जालौर में ADG VK सिंह ने किया। अपनी बात में आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। जालौर का ये नेटवर्क कितना प्रभावी दिखाई दे रहा है और ऐसे कितने जालौर हैं राजस्थान के अंदर, क्या कुछ कहा ADG ने, पहले वो सुनवाते हैं। ऐसे कितने हो जाएंगे? और अगर मैं केवल आपके ज़िले की बात करूं तो 500 से 1000 के बीच में ऐसे लोग होंगे जो आने वाले टाइम में भविष्य में जेल जा सकते हैं। आज जो जालौर में मैंने इंस्पेक्शन के दौरान देखी है, काफ़ी टीम स्पिरिट बहुत बढ़िया है। सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, सभी में उत्साह मैंने पाया है। जो पूरे टीम में अलग अलग लोग हैं, सीनियर से लेकर जूनियर तक, सभी एक राय हैं और एक दिशा में काम कर रहे हैं। इसका डेफिनेटली अच्छा परिणाम आया है और भविष्य में और भी अच्छा परिणाम आएगा। उधर जालौर में ADG VK सिंह ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। किरोड़ी लाल मीणा ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है, क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। उसमें उन्होंने बेरोजगारों का, जवानों का भविष्य बर्बाद किया। उनके राज में 18 में से 17 परीक्षाएं हुई, 17 के 17 पेपर लीक हो गए और बेरोजगारों के साथ जबरदस्त कुठाराघात किया। बेरोजगार सड़कों पे थे, हमारी पार्टी सड़कों पे थी, हमने आंदोलन किए, जेल गए, लाठियां खाई, लेकिन वो कुंडली मार के बैठ के उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार आने के बाद में हमने 50 थानेदारों को, शायद ये देश का एक प्रमाण होगा कि 50 थानेदारों को उठा के जेल के सीखों में डाल दिया। आज भी भाग रहे हैं, आज भी पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। उनके राज में जो गड़बड़ घोटाले हुए, उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं सुना और हम उस पर पुख्ता कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे बेरोजगारों का। तो इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, विषय गंभीर। और अशोक चौधरी साहब, संरक्षक है बेरोजगार महासंघ के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। पैनल को इंट्रोड्यूस कराता हूं आपसे। बाबूलाल नारनौलिया जी भी जुड़ रहे हैं, आप अधिवक्ता हैं, बहुत स्वागत आपका भी सर। पूर्व RPS अधिकारी रहे अनिल कुमार गोठवाल साहब, आप भी हमारे साथ हैं, स्वागत आपका भी सर। और डॉक्टर संजय बियानी जी हैं, शिक्षाविद हैं, बहुत स्वागत कर रहा हूं सर आपका भी। आप ही से शुरुआत करते हैं डॉक्टर संजय। ये तो मामला, ये तो पता था कि लंबा चलेगा और इसके नेटवर्क जो हैं वो इसकी परतें दर परतें जब खुलेंगी तो फिर और भी बहुत सारे लोग सामने आएंगे, लेकिन जितना परतें हट रही हैं सर उतना ही नए हैरानी वाले विषय सामने आ रहे हैं कि भाई 1-2 नहीं बल्कि कई नेटवर्क हैं संजय साहब जो इस पूरे सिस्टम को मैला करने में लगे हुए हैं। अब जालौर के इस बड़े नेटवर्क की बात सामने आ रही है, इस पर चर्चा हो रही है। मैं आपका रिएक्शन जानना चाह रहा हूं जैसे जैसे अब इस केस पे आगे कार्रवाई हो रही है, आपका क्या रिएक्शन है डॉक्टर संजय बियानी। देखिए, आज पूरी सोसाइटी में, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, करप्शन किस तरह से फैला हुआ है ये आप और मैं सब अच्छे से जानते हैं। और अब जब परिस्थितियां बदलती है तो हमें बदली हुई परिस्थिति के अनुसार अपना एग्जाम लेने का जो मैकेनिज्म है वो भी बदलना होता है। पर आई एम वेरी अनहैप्पी टू सी कि आज भी हम वो ट्रेडिशनल तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। आज जब स्पेस स्टेशन बन रहे हैं, AI की बात हो रही है, बुलेट ट्रेन की स्पीड 500-700 हो रही है, हम कहाँ जा रहे हैं? हम 2 महीने पहले हाथ से पेपर बनाते हैं और उनको लेकर चलते हैं। जब टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई
जब सब चीजें इतनी सहज हो गई तो अब नकल की संभावना कितनी बढ़ गई है। तो इस बदली हुई परिस्थितियों में हमने अपने एग्जामिनेशन पैटर्न का तरीका क्यों नहीं बदला? हम क्यों उस ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हैं? हम यूके, यूएस और विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, पर हम हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को प्रॉपर्ली रिव्यू नहीं कर पाते कि उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। मुझे लगता है कि अपराध होने के बाद उसे रोकथाम करना और पुलिसिंग को उसके पीछे लगाना और इतना समय खराब करना से बहुत अच्छा है कि अपराध हो ही नहीं उसका प्रबंध करना। तो अगर अपराध नहीं हो उसके बारे में हम टेक्नोलॉजी को क्यों साथ में नहीं लेते और किस तरह से हम ट्रेडिशनली एग्जाम करते हैं, ये हमको सोचना चाहिए। मैं इस पर आऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत डॉक्टर संजय जी ने की है, इस पर बात करेंगे पूरे समय के साथ। और मैं जरा इस पर यह भी जानना चाह रहा हूँ, अशोक चौधरी जी, बेरोजगार महासंघ के तमाम जो युवा हैं, आप लोग जो हैं या तमाम आपके कार्यकर्ता जो हैं, वो क्या राय रखते हैं इस बात के ऊपर कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर? तो फिर जो सिस्टम है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का, इसी में क्यों नहीं बदलाव हो रहा है? इसको लेकर के आप लोग क्यों नहीं पैरवी करते हैं? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एसओजी हमारी बहुत अच्छी काम करी और जब से वीके सिंह जी बने हैं, मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत उनका आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम राजस्थान के युवाओं की तरफ से, जितनी गलती से जो पेपर लीक माफिया वो पकड़ रहे हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि जो बार बार जो बात आ रही है कि पेपर लीक, जो पेपर बनता है पेपर आरपीएससी से आउट हो जाता है, सबसे बड़ा रीजन क्या है? जब तक राजनीतिक नियुक्तियां बंद नहीं होंगी, जब तक ये प्रकरण बंद नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक नियुक्तियां बंद कर दो ना, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां होती है, पढ़े लिखे लोग है नहीं, उनको इतनी समझ नहीं है। उसका रीजन ये होता है कि वो जाते हैं, लालच में आते हैं और ये पेपर प्रकरण होते हैं। आपके पास इतने अच्छे अच्छे आईपीएस आईएएस बैठे हैं, आपके पास रिटायर्ड जज बैठे हैं, आपके पास अच्छे अच्छे प्रोफेसर बैठे हैं, आप उनको बनाइए ना सदस्य, मुझसे बनाइए ना पेपर। आप उनको क्या करते हैं, पेपर बनवाया, आप उस आदमी को देते हैं, आप जूनियर को दे देते हैं। अब जब कटारा जैसे आदमी है, साहब उनको बढ़ा दिया, उनको पता नहीं बाबू लेवल का आदमी था, आपने उसको सदस्य बना के उसको बिल्ली को दूध का रखवाला बैठा दिया। तो सिंपल सी बात है सर, दूध तो बिल्ली पिएगी। तो हमें कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो जो राजनीतिक नियुक्तियां ये बंद होनी चाहिए। और मैं आपके साथ दावे साथ कह सकता हूँ, अगर ये राजनीतिक नियुक्तियां बंद हो जाएंगी, पेपर लीक प्रकरण जो है ये मान के चलिए 100% अगर बंद नहीं होगा तो 80% राजनीतिक नियुक्तियां आप कह रहे हैं कि उस पर लगाम लगनी चाहिए, उसको थोड़ा सा राहुल जी 80% पेपर लीक प्रकरण बंद हो जाएंगे। मैं आपके दावे साथ, आप ये देखिए ना, जो भी रामू राय का पकड़ा गया है राजनीतिक नियुक्ति थी, चाहे के नाम है कटारा पकड़ा गया है राजनीतिक नियुक्ति थी। ये यही तो हो रहा है ना। आज से पहले जितने उठा के देखो, जो भी तो पिछले बार रीट के पेपर में जारोली का नाम आया था, उसको भी राजनीतिक नियुक्ति दी गई, उसको भी क्या नाम आया, कांग्रेस सरकार से नियुक्ति दी गई थी। उस समय उसका नाम आया था, आज वो भी शांत हो गया, उसको बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, मैं बार-बार कहता हूं, दो चीजें इस डिस्कशन में अब तक हम लोग पहुंचे हैं। सबसे पहला, डॉक्टर संजय साहब ने एक बढ़िया पॉइंट रखा कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का जो तरीका है उसको बदलने और उसको एडवांस करने पर जोर देना चाहिए। और दूसरी बात जो अब अशोक चौधरी जी ने कही कि भाई जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उस पर लगाम अगर कसी जाएगी तो फिर इस तरह के तमाम जो प्रकरण है उसमें बड़ी कटौती हो सकती है। अनिल कुमार गोटवाल साहब, ये दो बातों से तो डिस्कशन की शुरुआत हो गई है, लेकिन ये दोनों ही बातें ऐसी हैं कि जो आगे होनी चाहिए। आइडल स्थिति, मौजूदा स्थिति क्या है एसओजी की कार्रवाई पर, पुलिस की कार्रवाइयों पर, केस जिस तरीके से बन रहा है, फाइल कितनी मजबूत बन रही है, पूरा सिस्टम उसमें कितना भागीदार है, कितना सपोर्टिव है इस पूरे केस को अंजाम तक पहुंचाने को लेकर, ये सब चीजें आप देख रहे हैं दूर बैठ के, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? वार्षिक निरीक्षण के दौरान जिले का जब वार्षिक निरीक्षण के अंदर वीके सिंह जी वहां गए थे, वहां चर्चा हुई तो वहां प्रश्न पूछा कि तो उसके अंदर सामने आया और उनके अनुभव ने अपनी एक सच्चाई सामने रखी कि जिले के अंदर जितने भी पेपर हुए, ये अभी हो या पहले हुए हो, तो कुछ तो ऐसे हैं कि वो कई भर्तियां हो चुकी है और नौकरी कर रहे हैं, उनके भी कंप्लेंट्स, करीब 2000 से ज्यादा की कंप्लेंट्स तो एसओजी के पास आई भी है। इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया है कि इस तरह से ये इस तरह से इन्वॉल्व है। उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन और उनका जो वो है वो कहीं ना कहीं उनके सामने आया होगा। कुछ जो है अब आप देखिए कि एक ही गांव के 85 आदमी भर्ती हुए हैं एसआई परीक्षा में जालोर जिले के, तो ये एक उनका अनुभव है, अब डेटाज है जो सामने आया है। तो उन्होंने एक सच्चाई रखी, सच्चाई रखने के लिए ये है कि पुलिस का मनोबल एक बढ़ना चाहिए और बढ़ने के साथ साथ ये होना चाहिए कि भाई ये जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो और जनता के सामने भी अपना पक्ष रखेंगे
तो जनता भी इस तरह से जागरूक हो और आगे इस तरह की इसमें कमी आए। नहीं तो अनिल कुमार साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सेटिस्फाइड हैं जो पूरी कार्रवाई हो रही है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कितना संतुष्ट हैं उस तमाम कार्रवाई से, पूरे प्रोसेस से? नहीं, पूरा प्रोसेस तो देखो, जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन, ये दूध में से पानी निकालने वाली बात है। अब पूरी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन है कि उसके अंदर जब तक पूरा लिंक नहीं मिलता है तो आप कैसे वो अरेस्ट की वो कार्रवाई के। लेकिन जो गिरफ्तार हो रहे हैं, जो बात आ रही है सामने, उसके हिसाब से 500 से 1000 नहीं, मैं तो मान के चलता हूँ कि और भी कई हो सकते हैं। और अभी तो लोग गिरफ्तार होंगे तो ये चीजें सामने आएगी। तो मेरा ये मानना है कि एसओजी द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, और मेरा एक अब ये है कि जो भर्ती का बोर्ड है या नहीं, कार्रवाई की जा रही है क्या सर? वो बात पूरी कर, वो बात बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी, जो आप फिर दूसरी जगह ले गए। एसओजी जो कार्रवाई कर रही है, आप कुछ उस बात को पूरा करने वाले थे? हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एसओजी जो कार्रवाई कर रही है वो उसके अंदर एक सेंट्रलाइज बॉडी बन गई है। तो ये वो सामने आया कि इस जिले के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। हाँ। और किस तरह से, किस प्रकार से, क्या मॉडस ऑपरेंडी है, कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या गैंग्स हैं, इनका कनेक्शन क्या है। तो ये अब इतनी लंबी मेहनत के बाद जाकर के ये चीजें डिकोड हो पाई हैं। तो खैर, इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जिस तरह आप सर बता भी रहे थे कि ये दूध में से पानी निकालने वाली बात है, तो अभी कठिन और परिश्रम जो है एसओजी को अब और कर रही है, टीम कर रही है, भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बाबूलाल नानौलिया साहब भी हमारे साथ हैं, आप अधिवक्ता हैं, और इस तरह के तमाम केसेस में आपका एक लंबा अनुभव भी रहा है। बाबूलाल साहब, मौजूदा वक्त में कोर्ट, पुलिस की जो प्रोसीडिंग है और एसओजी जिस तरीके से केस बना रही है, मेरा ये सवाल अनिल साहब से भी था, जिस तरीके से केस बन रहा है, जब कोर्ट में वो केस पूरी तरीके से रखा जाएगा, मैं उसकी बारीकी जरा आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या वो मजबूत केस तैयार हो रहा है या फिर उसमें बहुत सारे ऐसे लूप होल्स आपको नजर आते हैं कि आरोपी यहां से भी बच सकता है, वहां से भी बच सकता है? क्या इस तरह का केस है, या फिर आपका ये ऑब्जर्वेशन है कि एक मजबूत केस तैयार किया जा रहा है कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए? देखो, मेरा ये मानना है कि जो केसेस बन रहे हैं ना, वो थोड़े से लचर पचर होते हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाए जाते, इसलिए अपराधी उसमें बच जाते हैं। ये वैसे तो ये कानून है उड़ीसा में 1988 में बना था, आंध्र प्रदेश में 1997 में बना था, लेकिन अभी जो भारत सरकार ने बनाया है, मैं थोड़ा सा बीइंग एडवोकेट, मैं इस पे थोड़ा प्रकाश डालूंगा। अभी जो कानून बना है, लोक परीक्षा कानून 2024, यानी कि एंटी पेपर लीकेज का 2024 का जो केस, जो एक्ट बना है, वो जिसका भी नोटिफिकेशन पीछे लागू हुआ है, ये काफ़ी दिन से इसकी मांग थी। हर एक जगह से, हरियाणा में, कभी राजस्थान में रीट के भी एग्जाम में बड़ी धांधलेबाजी हुई थी, हरियाणा में भी, बिहार में भी अभी रिसेंटली चल ही रहा है, ये आप लोग सब जानते हैं। तो इस बारे में इसके कुछ सेक्शंस हैं, मैं उनका थोड़ा सा एक प्रकाश डाल दूं आपको शॉर्टकट में, जी, तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। जी। इसमें सब एक सेक्शन है इसकी 3, इसकी लोक परीक्षा कानून की सेक्शन 3 है, वो है, ये बताते हैं कि प्रश्न पत्र लीक होते हैं, कैसे मिली भगती होती है, सामग्री में इधर उधर होता है, और परीक्षा के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात उसमें से जी, हाँ जी। और उसका मूल्यांकन करते समय कुछ कॉपी की जांच करते समय कुछ हेरा फेरी होती है, अनफेयर मीन्स होता है, वो उसके बारे में ये सेक्शन 3 है। एक 4 सेक्शन 4 इसकी बनाई है, वो अनुचित साधनों से जो यूज करते हैं, जैसे पुराने टाइम में जिसको एक वर्ड बोलते थे फर्रा, पर्चियां बना के, या मोबाइल फोन का यूज करके, इस तरह का है। नंबर इसके सेक्शन 5 है सर। ये तो इसमें डमी कैंडिडेट का भी जिक्र है सर, और ये भी जिक्र है इसके अंदर कि अगर पेपर पहले ही दे दिया जाए, परीक्षा से पहले पेपर मिल गया, यहाँ तो लेवल वहां पहुंच गया ना। हाँ यस सर। इसकी जो सीक्रेसी जो है सेक्शन 5 में है, सीक्रेसी आउट होने पर जी। और केंद्र इसके में सेक्शन 6 में बताया गया है कि परीक्षा जैसे एग्जाम हो रहा है आपके यहाँ पे जी, और उसके कॉपियां उठा के ले गए और कहीं वहां करवा के वहां जमा कर दिया, तो इसका प्रावधान सेक्शन 7 में है।
सेक्शन 8 में कोई अन्य व्यक्ति बैठता है जी, वो कैंडिडेट कोई है, उसकी जगह बन के दूसरा बैठ गया है जी। सेक्शन 9 में आपको बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये संज्ञ और गैर जमानती यानी कॉग्निजेबल, यही मैं पूछने वाला था सर, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अच्छा, अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि संज्ञेय क्या है और बेलेबल और नॉन बेलेबल क्या है। हाँ, बहुत शॉर्ट में अगर आप आसान भाषा में डिफाइन कर दें। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। संज्ञेय का मतलब ये है, कॉग्निजेबल का मतलब जिसमें पुलिस एक्शन ले सकती हो, दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है। और जमानती वो होता है जिसमें पुलिस जमानत ले सकती हो, वो जमानती अपराध। जिसमें पुलिस ना लेकर के कोर्ट ही जमानत ले सकती हो, वो होता है गैर जमानती। ठीक है, तो ये तमाम ऑफेंस तो हैं, ये तमाम ऑफेंस हैं। इसका मतलब ये बात ये समझ में आ रही है कि तमाम प्रावधान हैं और अब डिपेंड करेगा कि केसेस जो चलेंगे आगे उसमें किन किन सेक्शंस को लगाया गया है। हाँ, सेक्शन लास्ट और फाइनल बता देता हूं मैं। हाँ, हाँ। सेक्शन 10 में ये है कि इसमें जो भी प्रोवाइड करता है, हाँ, और कोई इसका एक ऑर्गेनाइज ये क्राइम कर रहा है, हाँ, उस पे 10 साल तक का जुर्माना है। और ठीक है, लेकिन अब सवाल वही है सर, सवाल वही है कि ये अंजाम तक जब पहुंचेंगे केसेस, तब ये सारी जो सारी सजाएं हैं ये तभी मिल पाएंगी जब केसेस अंजाम तक पहुंचेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये केसेस लटके रहते हैं। अशोक चौधरी और उनके बेरोजगार संघ के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इसी का संघर्ष, अशोक जी, आप लोग ज्यादा करते हुए नजर आते हैं। कई केसेस ऐसे हैं जिन पे केस फाइल कराने में तो सफलता मिल गई पर अब तक वो किसी अंजाम तक नहीं पहुंचे, तो लिहाजा ये भी एक बड़ा कंसर्न है कि केसेस चलते हैं और फिर वो चलते ही रहते हैं। अशोक चौधरी। नहीं, बिल्कुल राहुल जी, तो आप कह रहे हैं ना, जब पिछली बार कांग्रेस सरकार में हमने आंदोलन किया तब कांग्रेस सरकार कानून लेके आई। हम तो कह रहे हैं कानून लेके आना और उसको इम्प्लीमेंट करना दोनों अलग अलग है। इम्प्लीमेंट होते नहीं है, छूट जाते हैं। अभी भी ऐसा ही भर्ती में एक आरोपी पकड़ा गया था, छूट गया, वो जमानत में बाहर आ गया। ऐसे कानून का मतलब क्या है सर? कानून का डर क्या हो गया? लोगों को ये लग गया कि हमने 10 करोड़ रुपए कमा लिए, 10 करोड़ रुपए कमा के वकील साहब बड़े बड़े वकील कर लिए, बड़े वकील करके 2 महीने 6 महीने में जेल से बाहर आ गए और केस सालों तक चलता रहेगा। 10 करोड़ में 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 2 करोड़ खर्च करते हैं, फिर भी 8 करोड़ तो बच गए। क्या फर्क पड़ा? 6 महीने जेल रह गए। अगर जो भी वकील साहब ने कहा था, बाबूलाल जी ने कह रहे हैं कि जिसकी जमानत हो ही नहीं इसके अंदर, अगर एक बार गया जमानत, और साथ ही साथ मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, जिसने पेपर लीक प्रकरण में पकड़ा गया उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, और जितना भी नुकसान जो हुआ है, जो आर्थिक, सर बात है युवाओं के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी तो है, टैक्स पेयर का पैसा भी जाता है, जो मानसिक पीड़ा है। अभी भी हमने कुछ, आप जब अपने डिबेट से पहले मैं एक खबर पर देख रहा था आपके टीवी चैनल पे, अभी भी किसी कोटा में कैंडिडेट ने सुसाइड, बच्चे का अभ्यर्थी ने सुसाइड कर लिया। ये मानसिक तनाव है। ये मानसिक तनाव का परिणाम होता है कि बच्चे तैयारी करते हैं और तैयारी करने वाला अभ्यर्थी रह जाता है, और जो 10 लाख 20 लाख पैसे वाला है वो 10 लाख 20 लाख देके नौकरी लग जाता है। जो गरीब किसान का बच्चा होता है वो तैयारी करता है, 5 साल करता है, 10 साल करता है, बेचारा मेहनत करता है, लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलता और वो मानसिक पीड़ा से आहत होकर कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेता है। इसका जिम्मेवार कौन है? कोई नहीं है। सरकारों को चीजें सोचनी चाहिए और इस जो कानून लाए हैं इनको सख्ती से लागू करनी चाहिए। फिर आपके माध्यम से पूरे मैं कहना चाह रहा हूँ जी कि सरकार को राजनीतिक नियुक्तियां बंद करनी चाहिए। ठीक है, वो आरपीसी, ठीक है, ये बड़ा पॉइंट आपने उठाया है, बड़ा पॉइंट आपने रखा है डिस्कशन में, निश्चित रूप से अशोक चौधरी। और संजय बियानी साहब के पास मैं वाइंड अप कमेंट के तौर पे आऊंगा, क्योंकि उन्होंने जिस विषय से शुरुआत की थी मैं चाहूंगा उस पर वो अपना लास्ट पॉइंट भी रखें, लेकिन उससे पहले अनिल कुमार गोठवाल साहब के पास चलते हैं। अनिल कुमार साहब, अब आगे क्या नजर आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है इस पूरे प्रक्रिया में? नहीं, देखो एसओजी द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और अब वहां आइडेंटिफाई कर दिया है उनके पीछे वहां की पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए कि कोई सूचना का तंत्र तैयार करने के लिए एडीजी साहब ने ये कहा है कि इस तरह से वांटेड है। वांटेड के अंदर अभी पिछले दिनों ऐसा नहीं है कि संपत्तियां भी जब्त कराई है उनके खिलाफ, जो तहस की कार्रवाई होती है फरारी की फरार है वो भी कार्रवाई की है। तो अब लोग बाग जागरूक हुए हैं और उनको जागरूक करके ऐसे इंफॉर्मेशन तैयार करें ताकि उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा सके। और पुलिस का वहां मनोबल बढ़ाने के लिए ये एडीजी साहब ने उनको कहा है। और कुछ लोग वहां
जो जो इस प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं उनके ऊपर चेक लगे। आप ये देखिए वहां तो जिले के अंदर इस तरह का वातावरण तैयार हो गया कि सभी एक दूसरे की होड़ के आधार के ऊपर जो ये परीक्षा पास। आप ये देखिए जालौर का शिक्षा स्तर, जयपुर राजस्थान के अंदर शिक्षा स्तर का अगर माना, जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है, इनका शिक्षा स्तर जो जो शिक्षा का लेवल है वो है। जालौर का तो बहुत पीछे लेवल है, फिर भी वहां के लोग बाग ज्यादा पास हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो सामने आई है, अब एसओजी या एडीजी साहब वो है वो इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि इनमें और क्या क्या सुधार किया जा सकते हैं। सुधार के लिए समय समय पे एसओजी ने प्रस्ताव भी दिए हैं कि आपको जैमर लगाना चाहिए, किस तरह तैयारी करनी चाहिए, 1 घंटा पहले आएंगे उनकी चेकिंग होगी, या अब आरपीएससी है, चयन बोर्ड का काम है कि किस तरह पेपर तैयार करें, कहाँ छपवाएं, ये है। लेकिन जो प्राइमा फेसी है, अब वीडियो कॉल, वीडियो लगाएं, वीडियोग्राफी कराएं और उसके पेपर, तो ये किसी थाने के ऊपर या वहां पेपर रखा है, तो ये सारी चीजें एहतियात है, प्रिकॉशन लिया जा रहा है। जो सामने आई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसमें ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखिए पिछले दिनों वो जो टाटा कंसल्टेंसी एजेंसी का उसका आदमी इन्वॉल्व है। आप ये देखिए कि जालोरी ने वहां के आदमी इन्वॉल्व है। अब सीक्रेसी के बारे में या उसके पेपर के बारे में तो अब किस का वो पता या ईमान कहाँ डोल जाता है किसी का पता नहीं है। वो इतना पुराना टाटा कंसल्टेंसी कोटवाल साहब यहीं से एक विषय और आता है, फिर इन्हीं सब बातों से एक विषय आता है कि ये जो चीजें हैं जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी ही, हम देख ही रहे हैं, तो क्यों ना इससे बहुत पहले जब इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो रही थी वहीं पर कुछ बदलाव किया जाए, जिसका जिक्र डॉक्टर संजय बियानी साहब कर रहे थे। मैं आपसे बात करना चाहूंगा डॉक्टर संजय साहब, किस तरह के चेंज इन एग्जामिनेशन कंडक्शन की आप अब बात कर रहे हैं, कैसे चेंजेस की आप बात कर रहे हैं, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट किया जाए, और वेस्टर्न कंट्रीज का भी अगर आप या अन्य किसी प्रदेश का खासतौर पर आप जिक्र कर पाएं हिंदुस्तान के ही, जहां पर एक नया तरह का तरीके का एक एग्जामिनेशन मॉडल लागू हुआ है। देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि सभी लोगों ने कहा जो वीके सिंह जी जो सीनियर आईपीएस है उनका बहुत अच्छा काम है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि हम कितनी लोगों को जेलों में रखेंगे, कितने रोज उनका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बियर करेंगे, ठीक बात है, कितनी पुलिसिंग का हेल्प लेंगे, कितनी जुडिशरी का हेल्प लेंगे, जरा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन तो देखिए इन सब चीजों का। ठीक है आपने, तभी उसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका प्रिकॉशन वाला सॉल्यूशन पे बात करते हैं। अब देखिए कितना छोटा सा सॉल्यूशन, आप देखिएगा पेपर होना है 3 बजे, 3 बजे पेपर डिसाइडेड है, बच्चों को 1 बजे एग्जाम हॉल में बिठा लीजिए। संजय बियानी साहब को एक बार फ्रेम में लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात इस वक्त आप कर रहे हैं, बताइए। देखिए 3 बजे एग्जामिनेशन होना है, अब 1 बजे एग्जाम सेंटर में सब बच्चों को बिठा लीजिए, 1:30 बजे जो है उसको इंटरनेट से पेपर भेज दीजिए, आधा घंटे में प्रिंट आउट निकालने के बाद भी 1 घंटा बचेगा। 1 घंटे के अंदर सारा काम सिस्टमेटिक हो सकता है। जिस जमाने में इंटरनेट चल रहा है उस जमाने में हम गाड़ियों में बंदूक लेके पेपरों को सड़क पे चल रहे हैं, क्या आवश्यकता है इन सब चीजों की? कितना आसान है, इंटरनेट आज हर घर हर गांव में पहुंचा है, और जहां इंटरनेट नहीं हो वहां आप एग्जाम ही ना करें, आप वहां नियरेस्ट जहां इंटरनेट की फैसिलिटी है वहां 2 घंटे पहले बच्चों को बिठाइए। अब पेपर कहीं भी इधर उधर नहीं आ सकता, कोई बच्चा एग्जाम सेंटर में आ चुका है उसके आधा घंटे बाद नहीं, तो बियानी साहब फिर बात तो इसमें जो मूल है वो बदलाव तो नहीं हुआ, प्रक्रिया तो आपने बदली, लेकिन इसमें मूल बदलाव कहाँ हुआ? फिर वो तो इंटरनेट से पहले भी किसी और के पास भेजा जा सकता है, जैसे पेपर सेंटर से पेपर उठ के निकल आता है बाहर अपने आप। हालांकि देखिए इस पूरे प्रोसेस के अंदर गड़बड़ी होती है, पेपर जहां से बनना चालू होता है और भेजना चालू होता है, आप 20 पेपर बनाइए, उसमें से कोई सा भी एक उठाइए लास्ट के अंदर आधा घंटा पहले, ये सारा प्रोसेस होता है। जब पेपर 2 महीने पहले बनता है, 2 महीने तक वो पुलिस की गाड़ियों में चलता है, वो लॉकर्स में बंद होता है, वो कई तरह की सिक्योरिटी कई जगह से निकलता हुआ पहुंचता है, तो इस 2 महीने में हमेशा गुंजाइश रहेगी। अब एआई का जमाना है जहां एआई खुद पेपर बता देगा, आप कहां तक पकड़ेंगे उन सब चीजों को? इसलिए अगर मेरे हिसाब से कि आपका जो पेपर का जो ट्रेवल टाइम है
उस ट्रेवल टाइम में ही लीकेज होता है, उस ट्रेवल टाइम के अंदर ही आप देखेंगे मिस एप्रोप्रिएशन होता है। अभियानी साहब, कोई वेस्टर्न अब देश जहाँ की एजुकेशन सिस्टम ने काफ़ी प्रभावित रखा है हमारे देश की एजुकेशन पूरे एग्जामिनेशन प्रक्रिया को, उसका कोई उदाहरण आपके ध्यान में आता है? हाँ बिल्कुल आसान है। दूसरा अच्छा मॉडल है कि आप ऑनलाइन एग्जाम कराइए, जिसमें आजकल ज्यादातर 70% एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं। बस ये सरकारी एग्जाम ही जो है वो हार्ड पेपर पे होता है, बाकी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत आसानी से सारे एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ऑनलाइन यानी तरीके हैं जिस पर बात हो सकती है और होनी चाहिए, क्योंकि ये ठीक बात है कि बहुत सारे रिसोर्सेज फिर लगते हैं चीज़ों की प्रक्रिया को पूरा कराने में। लेकिन इस डिस्कशन, मुझे लगता है गोटवाल साहब, ये अच्छा डिस्कशन हुआ है। आपको क्या लगता है? ये डिस्कशन मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन था। ना नौलिया साहब और अशोक चौधरी जी, मैं इस पर राय जानना चाहूँगा, किस तरह का डिस्कशन आपको लगा ये जो अभी बीते 20-25 मिनट में हम लोगों ने किया है? राहुल जी बहुत अच्छा है, आप समय समय पर डिस्कशन किया। बाबूलाल नानौलिया साहब, हाँ, बहुत अच्छा है। और कानूनी पहलू से थोड़ा सा ये ठीक नहीं लगा मुझे, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है ना, वो थोड़ी सी अधूरी रह जाती है, एविडेंस पूरी नहीं हो पाती। इसलिए ये कानूनी तरीके से बचाव। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जांच में अभी कुछ कानूनी पहलू ऐसे हैं जो ढीले रखे गए हैं? मैं इसी पर और बात आपसे करना चाह रहा था। फिर दोबारा बात होगी। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा हमारे दर्शकों के लिए भी। राजनीतिक नियुक्तियां, नया एग्जामिनेशन का तरीका और एसओजी की मेहनत, ये सब चीजें मिलकर बहुत कुछ बदलाव ला सकती हैं। तो इस मुद्दे पर हम लोग कर रहे थे बात, पेपर लीक के जाल पर। एनडीटीवी राजस्थान लगातार इस तरह के मुद्दों पर रखता है नजर और करता है बातचीत। फिलहाल अपनी बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। नमस्कार।